सद्भावना जीवन सार बने, हर मानव का श्रृंगार बने। सद्भावना से हो देश अभय, हर भारतवासी बने निर्भय। हो सत्य अहिंसा शील की जय, क्यों जीत हमारी हार बने। सद्भावना जीवन सार बने, हर मानव का श्रृंगार बने, हर मानव का श्रृंगार बने। अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला में भारतीय ज्ञानपीठ परिसर एवं ऑनलाइन उपस्थित समस्त आत्मीयजनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की महान विशेषता है। यही सद्भावना एक भावनात्मक एकता की आधारशिला है। सद्भाव के इसी विचार को धारण किए भारतीय ज्ञानपीठ परिसर में विगत 20 वर्षों से सद्भावना व्याख्यानमाला का आयोजन किया जा रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज की व्याख्यानमाला के मुख्य वक्ता के रूप में ऑनलाइन हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है महाराष्ट्र के वरिष्ठ नाट्यकर्मी और प्रख्यात समाजसेवी श्री अमृत महाजन जी का। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं संयुक्त आयुक्त मध्य प्रदेश शासन प्रख्यात साहित्यकार श्री प्रतीक सोनवलकर जी। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हर्तु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ ईश्वरीय ध्यान और उसके समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया जाता है, जिससे संपूर्ण वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार दीप ज्योति की तरह प्रसारित होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, कुलगुरु डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन एवं संस्था के पितृ पुरुष स्वर्गीय कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित होगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते। और अब आपके सम्मुख प्रस्तुत है विद्यालयीन शिक्षिकाओं द्वारा देशभक्ति गीत। धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। जगत में दीन जन जितने, जगत में पद दलित जितने, जगत में दीन जन जितने, जगत में पद दलित जितने, उन्हें ऊपर उठावे हम। जगत को प्यार देवे हम, उन्हें ऊपर उठावे हम। जगत को प्यार देवे हम। सदा जो आर्त व्याकुल है, उन्हें सब ही सताते हैं। सदा जो आर्त व्याकुल है, उन्हें सब ही सताते हैं। उन्हें जाकर हंसाए हम। जगत को प्यार देवे हम। धर्म तो एक ही सच्चा, जगत को प्यार देवे हम। जगत को प्यार देवे हम। जगत को प्यार देवे हम। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव चः। इस सृष्टि का सनातन सत्य यही है कि अहिंसा ही परम धर्म है, क्योंकि इस सृष्टि का प्रत्येक कण परब्रह्म का ही अंश है। सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर ही भारत और सारे विश्व का निर्माण करना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का लक्ष्य था। हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है अंबाजोगाई महाराष्ट्र से वरिष्ठ नाट्यकार और प्रख्यात समाजसेवी माननीय श्री अमृत महाजन जी का। आपने तिरुपति आंध्र प्रदेश स्थित राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में संस्कृत की शिक्षा, वाचन तथा लेखन एवं पर्यटन के क्षेत्र में अनेक सराहनीय कार्य किए हैं। विविध भाषा के प्रचार प्रसार व अभिनय के क्षेत्र में भी आपकी उल्लेखनीय भूमिका रही है।
पीड़ित महिलाओं और बच्चों के लिए कार्यरत संस्थाओं से जुड़कर आप विगत 30 वर्षों से अधिक सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। मराठी सहित कई भाषाओं में पुस्तकों का लेखन और अभिनय क्षेत्र में मिले राज्य स्तरीय सम्मान आपके व्यक्तित्व को विविधता प्रदान करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज आप व्यापक दृष्टिकोण में गांधी विषय पर अपना व्याख्यान हमें प्रदान करेंगे। अब हम सुनेंगे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री अमृत महाजन जी को। सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। उज्जैन स्थित शैक्षणिक तथा सामाजिक संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ, इसके पितृपुरुष परम आदरणीय स्वर्गीय श्री कृष्णमंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ तथा जिनके स्मृति में ये विगत 20 वर्षों से व्याख्यानमाला चलाई जाती है, अखिल भारतीय स्तर पर यह व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है। अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला, जिनके ये स्मृति में है कवि कुल गुरु डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जी। इन दोनों महानुभावों के प्रति मैं अपना सर्वप्रथम आदर और सम्मान प्रकट करता हूं। मैंने जब डॉक्टर गिरीश पांडे जी से मेरी बात हुई, लगभग 15 दिन हो चुके हैं इसके बारे, तो उन्होंने मुझे कुछ इस व्याख्यानमाला के बारे में बताया और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने बड़े बड़े लोग इस मंच पर आए हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को आप सभी आयोजकों ने विषय और मुझे जो विषय दिया गया है, व्यापक दृष्टिकोण में गांधी दर्शन। गांधी जी के बारे में हम क्या कहें, उनके दर्शन के बारे में, लेकिन मैंने कुछ सूत्र रूप से उनकी जीवनी, उनकी जो भी कुछ कथनी है और उनकी जो करनी है, उन्होंने जो श्रेष्ठ काम किए हैं, इसमें से कुछ सिर्फ 15-20 मिनट के लिए ये व्याख्यान प्रस्तुत करना है। तो मैंने इनमें से 4 सूत्र मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा और इन सूत्रों के साथ हम गांधी जी का जो दर्शन है, गांधी दर्शन जो है, इसको हम व्यापक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र है, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी पूरी जीवनी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहला सूत्र मुझे ये मालूम पड़ता है कि किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचना, हमारे जो लोग हैं उनको जान लेना। अब इस बात पर एक अनुरोध या मैं उदाहरण देना चाहूंगा। गांधी जी जब लौटे हैं साउथ अफ्रीका से, तो अचानक से वो यहाँ आकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता नहीं बने। वो जब पहली बार पूना गए और वहां गोखले जी के साथ उनका विचार विमर्श हुआ और वहां से एक बात निकलकर सामने आई कि इतना एक अनुभव लेकर आप आए हैं साउथ अफ्रीका से और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ करने की चाह रखते हैं, तो बेहतर ये होगा कि पहले हम अपने लोगों को जानें, यहाँ के परिवेश को समझें, हमारे लोगों की मूल समस्याएं क्या है, ये जब तक हम जान नहीं लेते हैं तब तक हम उसमें कार्य नहीं कर सकते। लगभग 1915 या 17 इन 2-2.5 सालों की ये बात है। गांधी जी ने लगभग जितने ज्यादा से ज्यादा प्रदेशों को घूमना चाहा वो उन्होंने किया है और गांधी जी ने इन लोगों को पहचाना है, जाना है और इस परिवेश को समझा है कि असल में अंग्रेजों की गुलामी का मतलब हम भारतीय यानी उस वक्त के भारतीय एक्चुअली समझते क्या है और हमारी समस्या की जड़ क्या है। इस दौरान गांधी जी ने अपने बैरिस्टर वाले कपड़े लगभग छोड़ दिए थे। हम बहुत बार ये भूल भी जाते हैं कि गांधी जी भी बैरिस्टर थे। वैसे तो हम उनको उस वक्त की हमारी जनसंख्या 38 या 40 करोड़ के आसपास कही जाती है, तो 38 करोड़ लोगों के तो
की तो वकालत उन्होंने की ही है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन फिर भी वो कोर्ट रूम में जाना वगैरह ये जो भी कुछ है, इसे छोड़कर वो बड़ी अदालत में गया, लेकिन वो कपड़े छोड़ दिए हैं और यहाँ के देसी वातावरण में यहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर गांधी जी ने इन सारी चीजों को जड़ से जानने की कोशिश की है। इसके फलस्वरूप क्या हुआ है, मुझे याद है कि चंपारण चंपारण का जो सत्याग्रह जो पहली बार हुआ है 1917 की बात है। अभी भी गांधी जी नेता बनकर उभरे नहीं है, लेकिन लोगों में उनकी कुछ पहचान है और लोग ये समझ रहे हैं, और वो भी किसान लोग ये समझ रहे हैं, उन्हें ऐसा एक विश्वास मिल रहा है कि ये वो नेता है जिनके पास हम अपनी समस्या कह सकते हैं। क्या थी वो समस्या? चंपारण का सत्याग्रह हम जिसे कहते हैं, वो क्या था? नील की खेती के बारे में ये सब कुछ घटनाएं घटी थी। लगभग विगत 50-60 सालों से भी ज्यादा, कहीं कहीं दफा तो इसका कार्यकाल 80-90 साल तक कहा जाता है। कुछ वहां के स्थानीय साहूकार और जमींदारों के माध्यम से अंग्रेजों ने वहां के किसानों पर जोर जबरदस्ती से नील की खेती करने का आदेश किया गया था। इसमें समस्या क्या थी कि अंग्रेज उनके मनचाहे दामों में वो नील का उत्पाद खरीदते थे, और किसानों के लिए यह बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। और दूसरा उसमें दूसरी समस्या ये थी कि जितना ज्यादा आप नील का उत्पाद करते हैं, उससे उस जमीन की उपजाऊ क्षमता जो है वो कम होती रहती है, और ये तो सरासर गलत बात। तो किसानों ने अपनी बात गांधी जी के समक्ष रखी, तो गांधी जी ने पहली बार ये कहा कि ठीक है, मैं चंपारण आऊंगा और वहां आकर असल में क्या बात है, समस्या क्या है, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा। गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, वहां गांधी जी आने वाले हैं, ये बात सुनकर सैकड़ों नहीं हजारों लोग रेलवे स्टेशन पर इकट्ठा हुए हैं। राजेंद्र बाबू जी भी है, और इन सारे कार्यकर्ताओं के और महानुभावों के माध्यम से गांधी जी वहां 3-4-5 दिनों में बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लेते, सर्वेक्षण कर लेते कि यहाँ की स्थानीय समस्या क्या है, कितने किसान इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये थी वो जड़ वाली बात। और ये देखते ही देखते आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि वहां हर तरफ सिर्फ लोग ही लोग नजर आते हैं, और वो गांधी जी के पीछे खड़े हुए डटकर मुकाबला कर रहे हैं, और अंग्रेजों की सरकार पहली दफा हिल जाती है। ये वो सूत्र था गांधी जी का हमें दिया वाला कि किसी भी समस्या के मूल तक हमें जाना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए। जब हम उस जड़ तक पहुंचते हैं तो अपने आप आम आदमी, सामान्य आदमी हमारे साथ खड़ा हो उठता है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में हो या सार्वजनिक रूप से कुछ काम करते हो, चाहे वो शैक्षिक काम हो या सार्वजनिक किसी आरोग्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए, या व्यक्तिगत रूपेण भी हमें इस बात को तवज्जो देनी चाहिए कि किसी भी समस्या का हल उसके मूल में है, जाने से ही मिल पाएगा। देखते ही देखते ये आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है, और अंग्रेजों की सरकार इस बात पर झुकने के लिए राजी हो जाती है, और अंग्रेज के आला अफसर गांधी जी से बात करते हैं, आयरविन जी से उनकी बात होती है, और आगे का वो एक पैक्ट तैयार किया जाता है, और किसानों को वहां से मुक्ति मिलती है। ये सबसे बड़ी धारणा हमें गांधी जी ने तैयार की है कि हमें लोगों को जान लेना चाहिए, हमारे परिवेश को जान लेना चाहिए, और उस समस्या की जड़ तक पहुंचना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात
जो बनकर उभर कर आई वो था किसानों का गांधी जी के प्रति विश्वास और किसानों की भागीदारी इस स्वतंत्रता आंदोलन में। ये एक बहुत बड़ी देन चंपारण के सत्याग्रह से है। दूसरा सूत्र मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक समस्या का अलग सा समाधान, वो इतना अलग सा समाधान, अलग सा उत्तर, एक हटकर जवाब ऐसा है गांधी जी के पास कि जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। अब की बात मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूं, वो बात है 1930 की, जिसे हम दांडी सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। क्या है ये अलग सा समाधान या सोचने का ढंग? मुझे बड़ा अचरज होता है इन सारी चीजों में, क्योंकि इतना हटकर सोचना मुझे लगता है कि मेरे बस की बात है नहीं। न जाने कितने हम बहुत सारे विद्वानों की जीवनी वगैरह पढ़ते हैं। गांधी जी का ये विशेष रूपेण मुझे एक गुण लगता है। ये क्या है कि देखिए, घटना सिर्फ इतनी ही घटने वाली थी कि गांधी जी लगभग 200 सवा 200 मील की एक यात्रा करने वाले थे और वहां जाकर सिर्फ मुट्ठी भर एक नमक तैयार करने वाले थे और इसमें अंग्रेजों के आदेशों की अवज्ञा थी, यानी सविनय अवज्ञा भंग करने वाले थे। अंग्रेजों ने तो नमक पर इतना बड़ा टैक्स वगैरह लगा कर रखा था, तो हम अंग्रेजों की इस गुलामी को हम मानने वाले नहीं है। इतनी छोटी सी घटना घटने वाली थी। एक अधनंगा फकीर महात्मा अपने हाथ में मुट्ठी भर नमक अपने हाथ से तैयार करने वाला है। देखने के लिए यह बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इस बात को गांधी जी ने कहां से कहां तक पहुंचाया है, इस बात को अगर हम महत्व देते हैं तो बात और अलग तरीके से समझ में आती है। बात क्या है कि गांधी जी दरअसल सिर्फ नमक बनाना नहीं चाहते हैं। सिर्फ वो एक मुट्ठी जो नमक है वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो केवल एक साधन है। असल में गांधी जी हम भारतीयों में, हम जनसामान्य भारतीयों में उस स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपना समर्पण एक अंतःकरण से अंत चेतना जगाने का काम करने वाले हैं। घटना बहुत छोटी सी है, वो मुट्ठी भर नमक, वो तो सिर्फ साधन है, लेकिन साध्य जो है, जो बहुत बड़ा गहरा उद्देश्य है, वो उद्देश्य बहुत अलग है। लेकिन जब गांधी जी ने इसकी घोषणा की कि मैं दांडी सत्याग्रह के लिए निकलने वाला हूं, जिन्हें चुने 78 उनके सहयोगी थे, उनके साथ वो गांधी जी इस मार्च पर जाने वाले थे। तो अंग्रेज अफसरों को छोड़ दीजिए, कई भारतीय लोगों को भी ये प्रश्न चिन्ह था उनके सामने कि इससे क्या होने वाला है। सिर्फ मुट्ठी भर नमक बनाने से अंग्रेजों की सरकार हिल कैसे जाएगी? लेकिन गांधी जी को ये पूर्ण रूपेण पता था इससे होने वाला क्या है। अब देखिए 210 मील या 200 सवा 200 मील की ये यात्रा थी, लगभग 350-400 किलोमीटर की ये यात्रा रही होगी। इस दौरान जितने भी गांव बीच में आने वाले हैं इस पथ पर, वो सभी गांवों में ये संदेश आग की तरह फैलता है कि गांधी जी हमारे गांव से गुजरने वाले हैं। और उस हर एक गांव में सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में लोग बढ़ चढ़कर गांधी जी का दर्शन लेने आ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बात सिर्फ मुट्ठी भर नमक की नहीं है, बात है अंतः चेतना को जगाने की। क्यों? क्योंकि इसको हमारे भारतीय संस्कृति में नमक को बहुत अलग से संदर्भ में देखा जाता है। आज भी हम कहते हैं कि मैंने इन सांप का नमक खाया है, मैं इनसे बेईमानी कैसे करूं? दूसरी बात यह है कि
नमक जो है वो हमारे जीवन का एक जीवन आवश्यक अंग है। तो गांधी जी का कहना ये था और उनका संदेश ये था हमारे आम भारतीयों के प्रति कि इतनी जीवन आवश्यक चीज को भी हमें सही ढंग से हमारी सरकार यानी अंग्रेजों की सरकार हम तक पहुंचने नहीं दे रही है। तो इस गुलामी के जंजीरों को तोड़ो, बड़ी बड़ी बातें छोड़ो। अरे नमक पर हमारा अधिकार नहीं है तो हमारा अधिकार किस पर है? ये जो अंत चेतना जो है, ये अंतःकरण से जो आने वाली एक जो आग है, वो दरअसल स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी चाहते थे। ये थी वो उनकी अलग सी सोच। इससे घटित क्या हुआ है ये भी देख लीजिए। धरसाना की एक घटना है इसी दांडी मार्च के दौरान। वहां गांधी जी के अनुयायी सत्याग्रह करते हैं और वहां की पुलिस आकर, अंग्रेजों की पुलिस आकर उनके सर माथे फोड़ती है। लोग लहूलुहान है, नीचे गिरते हैं और एक 8-10 आदमी आगे चले जाते हैं। जब वो जमीन पर गिरते हैं, दूसरे 8-10 आदमी उनको हटाकर फिर वहां अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं धरसाना में। जब ये बात, इस बात को मैं विस्तार रूप से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस घटना को, इस दांडी मार्च को लगभग उस वक्त के सभी विदेशी अखबारों में इसकी इतनी चर्चा हो चुकी थी और इतनी आलोचना हुई है। आज भी अगर आप गूगल कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज भारतीयों पर कितना जुल्म ढा रहे हैं और वो भी अमानवीय तरीके से। इस बात पर इतनी आलोचना हुई कि अंग्रेजों पर इसका एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर, अंतरराष्ट्रीय दबाव तैयार हो चुका था। देखिए इस बात को, जबकि हम ये मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि इस दांडी मार्च से हासिल होने वाला क्या है। अंग्रेज अफसर तो यहां तक कहते थे कि अगर उनको बनाना है नमक तो बनाने दीजिए, इससे क्या होगा। लेकिन इससे अंग्रेजों की सरकार की जड़ हिल गई थी। इस बात पर आप गौर कीजिए। इसलिए मैं ये कहता हूं कि गांधी जी जब अपनी बात रखते थे तो उसमें जड़ तक जाने की तो बात थी ही, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो था, उनके सामने जो भी उत्तर आता था, समाधान आता था, वो इतना अलग होता था कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन गांधी जी को यह जरूर पता था कि इस दांडी मार्च से हासिल क्या होने वाला है, और वही हुआ। पूरे देश में जहां समुद्र के किनारे नमक बनाया जाता था, वहां अपने आप स्वयं प्रेरणा से लोग इकट्ठे होने लगे और अंग्रेजों की नींव ही हिल गई थी। यह था दूसरा सूत्र गांधी जी ने जो हमें दिया है कि हल ऐसा ढूंढना चाहिए जिसके बारे में, जिसकी कल्पना ही कोई कर नहीं सकता है। और तीसरा सूत्र, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र, यानी जब भी मैं गांधी जी की जीवनी बार बार पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यह सूत्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन बड़े खेद के साथ, बड़े दुखद भाव के साथ मुझे कहना पड़ता है कि गांधी जी ने जो हमें सूत्र दिया है, इसके बारे में गांधी जी के पश्चात भारत में बहुत अध्ययन नहीं हुआ है जितना विश्व स्तर पर हुआ है। विश्व स्तर पर गांधी जी के इस सूत्र के बारे में बहुत गहरा अध्ययन हो चुका है, और वो भी मॉडर्न जमाने में, यानी आधुनिक जमाने में इस पर बहुत लोग चलते हैं। वो सूत्र क्या है? वो सूत्र ये है कि किसी भी सार्वजनिक आंदोलन में अपने कार्यकर्ता से अपने आप को जोड़े रखने में गांधी जी सबसे ज्यादा महत्व देते थे। और गांधी जी अपने कार्यकर्ता के साथ, आजकल की भाषा में कहा जाए
तो 24/7 कनेक्टेड हुआ करते थे। आज भी देखिए कि जो भी आंदोलन होता है तो आमतौर पर आंदोलन कैसे होता है, कैसे घटित होता है, हम अपने परिवेश में देखिए, कुछ न कुछ तो समस्या होती है और उस समस्या को लेकर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जाता है और उस जनसभा के 2-3 दिन पहले और उसके 2-3 बाद वो नेता और वो कार्यकर्ता एक जगह सम्मिलित होते हैं और उस समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और उस जनसभा के बाद कार्यकर्ता अपने अपने घर चले जाते हैं। गांधी जी ये पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने 24 घंटा यानी 24/7 24 घंटा और हफ्ते के 7 दिन वो अपने कार्यकर्ता से जुड़े रहे थे। कैसे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस होने के लिए बहुत छोटे छोटे काम दिए थे कि अगर आपको अपने देश के प्रति प्यार है, अपने देश के प्रति सम्मान है, तो जरूरी नहीं है कि हर एक आम आदमी वो जेल ही चला जाए और ये घट भी नहीं सकता है क्योंकि आम आदमी को अपनी घर गृहस्थी चलानी होती है साहब। अगर हर एक आदमी जेल में जाना है तो किसी को डर भी होता है, घर गृहस्थी भी चलानी है, तो ये मुमकिन बात है नहीं। तो क्या करना चाहिए? लेकिन मुझे तो गांधी जी का साथ देना है, ये मेरे मन में ये बात पैदा हो चुकी है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो गांधी जी कहते थे बहुत बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, बस चरखा चलाना ही आपका स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपना कार्य है। देखिए बात बहुत छोटी सी है, जब आंदोलन करना ही है, हर 365 दिन तो हम आंदोलन नहीं कर सकते थे, या तो गांधी जी ने किया भी नहीं है, लेकिन 2 बड़े आंदोलनों के बीच में कार्यकर्ताओं को अपने आप से जोड़ने के लिए और वो जो सबसे बड़ा लक्ष्य है हमें आजादी पाने का, उस लक्ष्य तक जोड़े रखने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को बहुत छोटे से काम दिए थे। जैसे चरखा चलाना एक बात है, दूसरी बात कि खादी का वस्त्र पहनो, विदेशी वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात से बात यहां तक आ गई कि लोग अपने आप को सम्मान देने लगे, लोगों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हो गई कि मैं जेल तो नहीं जा सकता गांधी जी के लिए या मेरे देश के लिए, लेकिन मैं मेरे देश के लिए चरखा चला सकता हूं। कितनी छोटी सी बात, यह तो घर की महिला भी कर सकती है। अपना काम सब कुछ होने के बाद, बच्चों का पालन पोषण होने के बाद, अपने दिन में आधा 1 घंटे का समय निकलकर बहुत सी ऐसी महिलाओं ने इस तरीके से अपनी भागीदारी जताई है। इससे हुआ क्या है कि गांधी जी का इस पूरे समूचे भारतवर्ष में जो प्रभाव रहा है वो इस बात से रहा है। जैसे कि आपके भी गांवों में ये सारी बातें घट चुकी होंगी, मुझे इस बात का इल्म है। इस बात का जो प्रभाव है वो आप 1942 के छोड़ो भारत आंदोलन में सबसे ज्यादा देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे, वो क्या करेंगे अपने देश के लिए? तो वो अंग्रेजों के खिलाफ नारा तो आप लगा सकते हो, वंदे मातरम तो कह सकते हो, यानी छोटे बच्चे से लेकर महिलाओं तक और चंपारण से किसानों तक, यानी हर एक सामाजिक घटक को गांधी जी ने अपने आप से जोड़ के रखा है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ के रखा है, वो भी बहुत छोटे छोटे कार्य उनके हाथ में देकर। और अंतिम सूत्र, और इस मेरे कथन का अंतिम सूत्र, मैंने 3 सूत्र आपके सामने रखे हैं, चौथा सूत्र रखने जा रहा हूं। शायद आप में से बहुत लोगों को इस सूत्र पर कुछ आपत्ति भी हो सकती है, लेकिन ये मेरा कहना है, आप समझने की कोशिश कीजिए।
मैं महात्मा गांधी जी को लकीर का फकीर नहीं मानता हूं। ये बड़े आश्चर्य की बात मालूम होती है शुरुआती दौर पर, जब हम सिर्फ इसे ऊपरी ऊपरी तौर पर जब हम देखते हैं तो गांधी जी ने, क्योंकि लकीर का फकीर ये किताबों में और ये हिंदी फिल्मों में इतनी बार ऐसी बातें आती है ना, मुझे बहुत बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि मेरा कहना ये पत्थर पर लिखी हुई लकीर है, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि जीवन तो हर वक्त बदलते रहता है। क्या आज का भारत भी 1947 का भारत है? इसमें कुछ बदलाव नहीं घटित हुआ है? क्या मेरे आसपास के लोग बदले नहीं हैं? क्या मेरे देश का माहौल, मेरे देश का परिवेश बदला नहीं है? अगर ये सारी चीजें बदल रही हैं तो मैं लकीर का फकीर क्यों हो जाऊं? बात को इस ढंग से हमें समझ लेना चाहिए कि लकीर की फकीरी जो बात होती है, मुझे ये लगता है कि ये जीवन से परे है। ये तो जीवन से कटने वाली बात है। जीवन तो हर वक्त हर क्षण में बदलते रहता है, तो हमें अपने आप को भी बदलना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो उस तरीके से हमें ढाल लेना चाहिए। कैसे हुआ है ये देख लीजिए। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए हैं तो पहली बार गुजरात के छोटे छोटे गांवों, कस्बों में, देहातों में गांधी जी राम नाम लेकर लोगों को इकट्ठा करते हैं। उनके साथ सुबह या सायं प्रार्थना करते हैं। उनकी सायं प्रार्थना तो आखिरी दिन तक चली थी। जब हम महात्मा की, हमारे बापू की उंगली पकड़ते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आप अपना रास्ता कभी भूल नहीं सकते, आप अपनी जिंदगी में कट नहीं सकते, आप सीधे रास्ते पर ही चल सकते हैं। ये वो गांधी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी जादू है। मुझे पता है कि गांधी जी के कुछ न कुछ अंश हम सब में मौजूद है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे पिताजी के रूप में हो, चाहे वो शैक्षणिक कार्य करने के हेतु हो, या तो किसी और सामाजिक कार्य करने के हेतु में हो। आप सभी में, आप सभी महानुभावों में गांधी जी का वो अंश कहीं न कहीं तो छिपा हुआ है। आपके अंदर बैठे हुए महात्मा गांधी जी के उस अंश को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। और मेरा कथन इतना ही है, ये जो गांधी जी के 4 सूत्र हैं, इन सूत्रों के साथ अगर हम जीना सीख ले तो मुझे पक्का यकीन है कि हम अपनी जिंदगी में कभी अपने रास्ते से भटक नहीं सकते। आखिर में फिर एक बार आप सभी के अंदर गांधी जी के उपस्थित उस अंश को नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गांधी जी ने संपूर्ण विश्व की अहिंसा का मूल मंत्र सिखाया। महात्मा गांधी जी शांति के संदेश में ही एक सुखद और समृद्ध विश्व का भविष्य दिखता है। वास्तव में महात्मा गांधी जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं था। उन्होंने जो सादगी भरा जीवन जिया, वही हम सबके लिए सबसे बड़ा संदेश है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश शासन संयुक्त आयुक्त एवं प्रख्यात साहित्यकार माननीय श्री प्रतीक सोनवलकर जी। आपको प्रशासकीय एवं सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कई कार्य हेतु कई संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। अखिल भारतीय टेपा सम्मान वर्ष 2011, मालवा रंगमंच समिति द्वारा उज्जैन में आयोजित कार्यक्रमों में वर्ष 2011 में प्रख्यात संगीतकार पद्मश्री खयाम, वर्ष 2014 में अनु मलिक, 2015 में उषा खन्ना, 2017 में आनंद मिलिंद एवं 2018 में उत्तम सिंह के समक्ष गीतों की प्रस्तुति आपने की है। गणतंत्र दिवस समारोह 2013, 2016 एवं 2018 में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रभारी मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की उत्कृष्ट पर्यवेक्षक हेतु संभाग आयुक्त उज्जैन द्वारा सम्मानित वर्ष 2013 में विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति से आपको सम्मानित किया गया है।
आपके काव्य संग्रह रिश्तों के चक्रव्यूह का प्रकाशन 2015 में हुआ है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र पत्रिकाओं में आपके आलेखों आदि का नियमित प्रकाशन और प्रसारण हुआ है। मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री प्रतीक सोनवलकर जी को कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रदान करें। नमस्कार। जैसा कि हम सब विदित हैं, उज्जैन के प्रतिष्ठित शैक्षणिक और सामाजिक संस्थान भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा पिछले 20 वर्षों से लगातार अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का आयोजन अलग अलग महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषयों पर केंद्रित रख के किया जाता रहा है। इस 21वें वर्ष में इस बार जो अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला का विषय है, उसमें हमने अभी महाराष्ट्र के प्रख्यात रंगकर्मी और समाजसेवी श्री अमृत महाजन जी का मुख्य अतिथि वक्तव्य सुना और उसे गुना और उसे आत्मसात भी किया। आज की व्याख्यानमाला का जो विषय है, व्यापक दृष्टिकोण में गांधी जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अपने आप में एक विस्तृत विषय है। यदि हम गांधी जी के जीवन दर्शन की बात करें तो गांधी जी सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और कुछ अर्थों में अस्तेय के भी वो प्रवर्तक थे। और अगर हम ये कहें कि वो इन सिद्धांतों के पुजारी थे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधी जी के जीवन दर्शन के कई पहलू और कई आयाम हैं। हम उनको स्वाधीनता सेनानी के रूप में भी देखते हैं, हम उनको सत्य के पुजारी के रूप में देखते हैं, हम उनको राष्ट्रपिता के रूप में भी जानते हैं, और हम उनको एक महान ऐसे व्यक्तित्व के रूप में हमेशा स्मरण करते हैं जिनके सिद्धांतों और जिनके जीवन दर्शन पर आज हमारे देश की बुनियाद टिकी हुई है। चाहे वो हमारा पंचायती राज हो, हमारा ग्राम स्वराज हो, हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारा सामाजिक ढांचा हो, हमारी राजनीतिक व्यवस्था हो, कहीं न कहीं उसमें गांधी जी उसमें मुख्य रूप से मौजूद हैं। गांधी जी कहते थे कि मैं अपने सब कार्य ईश्वर के साक्षात्कार, मोक्ष और आत्मदर्शन के उद्देश्य से करता हूँ। और जहाँ तक उनकी जो परिभाषा थी धर्म की, वो कहते थे कि धर्म का अर्थ है नीति या आत्मबोध या आत्मज्ञान। और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस को गांधी जी भक्ति का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं। उनका कहना है कि मेरा सत्य स्थूल या वाचिक सत्य नहीं है, वो वाणी की तरह विचार और आचरण का भी सत्य है। इसके लिए मैं किसी भी प्रिय वस्तु को त्यागने को तैयार हूँ। गांधी जी के माता पिता के जो भी संस्कार थे, जैसे सत्य प्रियता, न्याय प्रियता, कुटुंब प्रेमी, शूरवीरता, वो उनमें कूट कूट कर भरे हुए थे। माता भी उनकी धार्मिक थी, जिसका असर गांधी जी पर जीवन भर रहा। वो विलायत में गए, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वहाँ पर भी उन्होंने माता पिता को जो वचन दिए कि मैं मदिरापान नहीं करूँगा, पर स्त्री गमन नहीं करूँगा, मांस का भक्षण नहीं करूँगा, तो उन्होंने उसको अक्षरशः कई कठिनाइयाँ सहकर भी निभाया। गांधी जी का यह कहना था कि यदि हम विद्याभ्यास की बात करें तो उसमें मानसिक के साथ शारीरिक शिक्षा का स्थान भी बहुत ज़रूरी है, और अच्छे अक्षर शिक्षा का आवश्यक अंग हैं। और जो व्यक्ति या जो आत्मा ईश्वर की मित्रता चाहती है, उसे एकाकी रहना चाहिए या पूरे संसार के साथ मित्रता रखना चाहिए। और यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो हम उसे निष्कपट भाव से यदि स्वीकार कर लें तो वो हमारा एक सच्चा प्रायश्चित हो जाता है। और गांधी जी ने इसे कई बार अपने आचरण से हमारे सामने प्रस्तुत भी किया है। विख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन मानते हैं कि आने वाली पीढ़ियां कभी ये भरोसा नहीं करेंगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का पुतला के रूप में एक महात्मा गांधी के नाम की महान विभूति हुई थी, जिसने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से पूरे विश्व के पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ दी थी। गांधी जी ने अपने जीवन में हमेशा व्यापक दृष्टिकोण का परिचय दिया, और जो उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष को प्रतिबिंबित करता था। उनकी आंदोलन और सत्याग्रह की भूमिका ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
साथ ही सामाजिक न्याय, स्वदेशी आंदोलन और ग्राम स्वराज के माध्यम से उन्होंने देश को समृद्धि की ओर भी प्रेरित किया और सत्य और अहिंसा के माध्यम से पूरे विश्व को उन्होंने शांति और समृद्धि की प्रेरणा भी दी। वे एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे जिन्होंने समाज में सर्वोदय के साथ सामंजस्य की भावना को न केवल प्रोत्साहित किया बल्कि जो आपराधिक वर्ग समाज के थे उनको बहिष्कृत करने की बजाय उन्हें समाज में समाहित करके उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम किया। जहां उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठाई और ग्राम स्वराज की प्रेरणा दी, वहीं उन्होंने सभी धर्मों का समर्थन करते हुए ग्रामीण भारत को सशक्त बनाकर विभिन्न सामाजिक कार्यों के माध्यम से अपना योगदान दिया। उनके सामाजिक कार्यों में कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार हरिजन शब्द का उपयोग किया दलित वर्ग के लिए और उन्हें समाज में समाहित करने के लिए जीवन भर कार्य किया। नमक सत्याग्रह के रूप में गांधी जी ने डांडी मार्च किया था 1930 में, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के नमक उत्पादन और बेचने पर लगाए गए करों के खिलाफ विरोध करना। जहां उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर स्वदेशी का संचालन किया, वहीं उन्होंने शिक्षा को सार्वभौमिक बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्य किया। उन्होंने खुदाई आंदोलन के माध्यम से भूमिदान और आश्रम जीवन का संवर्धन किया और वहीं खेती के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को स्वावलंबी बनाने का उतना ही प्रयास भी किया। गांधी जी के सामाजिक कार्यों ने भारतीय समाज में सुधार और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके आदर्शों ने एक सशक्त और एकजुट समाज की ऊर्जा को उत्प्रेरित किया। सत्याग्रह का मतलब उनका यह था कि सत्य के लिए संघर्ष करना और अधिकारीय शासन के खिलाफ अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए अहिंसात्मक रूप से समर्थ होना बिना प्रतिपक्षी को नुकसान पहुंचाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उनके सिद्धांत की रही है और उसका वो माध्यम अहिंसा को मानते थे, जिससे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उन्हें अक्सर सफलता मिली। गांधी जी ने अपने राजनीतिक सिद्धांत में सार्वभौमिक समृद्धि का ध्यान रखा। उनका मानना था कि विकास का सच्चा माप यह है कि वह समृद्धि सभी वर्गों और समुदायों में हो। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता होने के साथ एक विचारक, नेता और महान साधक थे। उन्होंने अपने जीवन में जिन मूल्यों का समर्थन किया उन्हें समाज में प्रेरित किया, प्रसारित किया और तदनुसार उनकी कथनी और करनी का जो एक समान आचरण था उसने लोगों को बहुत प्रभावित किया। वो जैसा कहते थे उतना ही वो करते भी थे। गांधी जी का कृतित्व समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में था। उन्होंने भारत की समृद्धि के साथ साथ समाज को आत्मनिर्भरता के माध्यम से कैसे विकसित किया जाए इस पर विशेष बल दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें और आलेख भी लिखे जो उनके विचारों, सिद्धांतों और अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं। हिंद स्वराज गांधी जी की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें उन्होंने अपने समय के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार व्यक्त किए और सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी आत्मकथा है जिसमें उन्होंने अपने जीवन की कई महत्वपूर्ण घटनाओं और स्वाधीनता संग्राम के महत्वपूर्ण अनुभवों को साझा किया है। गांधी जी ने सर्वोदय एक आलेख लिखा है जिसमें उन्होंने समाज में स्वदेशी सुधार की दिशा में कार्य करने के लिए अपनी योजनाओं को बताया था। इसी प्रकार से गांधी जी ने उनकी जो मौद्रिक नीति थी, जो आर्थिक क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण था, वो उनका खादी, ग्राम स्वराज और उदारवाद जैसे मूल्यों पर आधारित था। उनका जो उद्देश्य था वो समाज के सभी वर्गों की समृद्धि की तरफ था और खादी पहनने, हस्तशिल्प, कुटीर और ग्रामोद्योग को उन्होंने हमेशा बढ़ावा दिया। आज हम जो हमारे देश की जो हस्तशिल्प और खादी ग्रामोद्योग का जो हम देखते हैं जो अस्तित्व, वो गांधी जी की ही देन है। और पंचायत राज की जो संकल्पना है जिस पर हमारे ग्रामीण पूरा प्रशासन उससे संचालित हो रहा है, वो भी गांधी जी की ही देन है। महात्मा गांधी ग्राम पंचायत और स्वराज अधिनियम 1993 के अधीन ही हमारी ग्राम पंचायतें, जनपद और जिला पंचायतें कार्य कर रही हैं। उनके दृष्टिकोण से हम आपसी समझदारी,
शांति और सामाजिक न्याय की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और जहाँ तक गांधी जी के संबंध में उनके सिद्धांतों का एक जो हम समुच्चय माने तो सत्य, अहिंसा और पुरुषार्थ और त्याग, इन 4 सिद्धांतों को मिलाने से स्वराज की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका मानना था। और गांधी जी ने स्वच्छता पर भी बहुत ध्यान दिया। वो खुद सफाई करते थे अपने आश्रम की, और आश्रम वासियों को, छात्रों को, युवाओं को भी इसके लिए हमेशा वो प्रेरित करते थे और उनसे भी सफाई का कार्य कराते थे। वो अराजकता फैलाकर या किसी तरीके से षड्यंत्र का सहारा लेकर स्वाधीनता हासिल नहीं करना चाहते थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौर में राष्ट्रीय शिक्षा के लिए अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थापना की, जिसमें गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक महाविद्यालय, पूना, ये संस्थान प्रमुख हैं। उनका ये कहना था कि विद्या वो होना चाहिए जो हमें मुक्त करे, व्यक्ति को भी मुक्त करे और देश को भी पराधीनता से मुक्त करे। यदि हम गांधी मार्ग पर चलने की कोशिश करें तो वो गांधी मार्ग पर चलना व्रत पालन करने जैसा है बिल्कुल। इसके लिए आत्मशुद्ध और मनोबल हमारा ऊंचा होना चाहिए, और आत्मसंयम, अनुशासन, बलिदान, इसके बिना हम किसी भी प्रकार की उपलब्धि की आशा जीवन में या किसी भी क्षेत्र में हम नहीं कर सकते। और वो कहते भी थे कि बलिदान दिए बिना कोई पवित्र शुद्ध नहीं बन सकता, और विशुद्ध हुए बिना तुम अपनी पाठशाला मत छोड़ना। और वो ये भी कहते थे कि धनिकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने भोग विलास पर अंकुश रखकर गरीबों को संतोषी जीवन बिताने का अवसर दें। ये उनका एक समतापूर्ण और न्यायपूर्ण जीवन की दिशा में दर्शन था। गांधी जी ये कहते थे कि प्रार्थना में शब्दहीन हृदय, हृदयहीन शब्दों से अच्छा होता है। ये उनकी बहुत अच्छी बात है जो हमको सीखना चाहिए। और अहिंसा का अर्थ वो कहते थे उच्च कोटि का साहस, और इसके लिए किसी भी सीमा तक कष्ट सहने के लिए तैयार रहना। अहिंसा वो उनके शब्दों में एक शक्तिशाली ऐसा अस्त्र है जो जीवन का मूल तत्व और वीरता का गुण है। यह कायर का अस्त्र नहीं है, यह एक सबल व्यक्ति की शक्ति है, उसकी जीवन दात्री शक्ति है। विद्यार्थियों के लिए गांधी जी ने अनुशासन के बहुत नियम बनाए थे, जैसे उन्हें शास्त्रीय तरीकों से सूत काटना चाहिए, उन्हें हमेशा खादी का उपयोग करना चाहिए, उन्हें लुक छिप कर कुछ काम नहीं करना चाहिए, सत्य के साथ उन्हें अडिग रहना चाहिए, अपनी मातृभाषा के साथ उन्हें राष्ट्रभाषा भी सीखना चाहिए और अन्य भाषाओं पर भी उतना ही ध्यान देते हुए उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी का जो सत्य का विशाल रूप है वो विचार, वाणी और आचरण तीनों में हमें फैला हुआ दिखता है। चोरी के लिए उन्होंने अस्तेय शब्द का प्रयोग किया। चोरी को गांधी जी पाप कहते थे। यदि हम अफ्रीका की बात करें तो वहाँ नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करके उन्होंने भारतीयों में आत्मसम्मान की लड़ाई का बीज बो दिया था। और एक और बात वो कहते थे कि लोक सेवा के बदले में जो भेंट हमें मिलती है उस पर केवल जनता का ही, मतलब लोक का ही अधिकार है। ये हमें आज के दौर में इस बात को बहुत ज़्यादा सीखने की और आचरण में लाने की आवश्यकता है। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जब गांधी जी ने प्रवेश किया तो वो आपकी प्रयोगशाला बन गई थी और उसमें उनके जितने भी प्रयोग रहे उससे देश को आज़ाद होने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, डांडी मार्च हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये सब उनके सिद्धांतों की एक व्यावहारिक परिणति थी। जब हमारा देश 15 अगस्त 47 को आज़ाद हुआ तो गांधी जी नोआखाली की एक अंधेरी कुटिया में बैठकर जो हिंदू मुस्लिम उपद्रव उस ज़माने में हुए थे उसकी वेदना में वो डूबे हुए थे और वो इससे बड़े दुखी थे। और वो हमेशा कहते थे कि यदि आप किसी को सुधारना चाहते हैं या अपनी आत्मा को बलवान बनाना चाहते हैं तो क्षमा करना आपको सीखना होगा। और एक उनका बचत का सिद्धांत बहुत अच्छा था। उनका ये कहना पड़ता था कि मेरे पास जो पत्र आते हैं उसका मैं कोरा भाग इसलिए सुरक्षित रख लेता हूँ काट कर कि मैं ऐसा न करूँ तो कागज़ व्यर्थ चला जाएगा। दोनों तरफ वो लिखते थे। एक बार कोई अंग्रेज़ व्यक्ति उनके पास कोई पत्र लेकर आया जिसमें उनके बारे में अपशब्द लिखे थे। गांधी जी ने वो पत्र पढ़ा, एक और रखा और उसमें लगी पिन को निकाल कर अपनी डिबिया में रखा। बोले मेरे लिए यही चीज़ काम की है।
सार सार गही लियो थोथा दियो उड़ाए। उनके जो 3 बंदरों का सिद्धांत वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। वो बोलते थे कि मेरे जो 3 बंदर हैं, एक ने अपना मुंह बंद किया हुआ है जो ये सिखाता है कि कभी भी किसी को अपने मुंह से बुरा न कहो। दूसरे ने अपनी आंख बंद की हुई है, वो सिखाता है कि कभी कोई बुरी चीज़ न देखो। और तीसरे ने अपने कान इसलिए बंद किए हैं कि कभी भी कोई बुरी बात आप न सुने। और ये उनका उपदेश बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उपदेशों प्रवचनों से बढ़कर है। यदि इन उपदेशों का हम रत्ती भर भी पालन कर लें तो हम छल और कपट की दुनिया से कोसों दूर होकर एक आदर्श समाज की और एक शांतिपूर्ण समृद्ध समाज की रचना हम कर सकते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये उनका बहुत प्रिय भजन था। और वो हमेशा ये कहते थे कि मेरे कुछ नियम हैं कि कम बोलो, सुनो सबकी, सत्य को अपनाओ, जीवन के हर क्षण का हिसाब रखते हुए जिस काम के लिए जो समय निश्चित है उसमें वही काम करो, निर्धनों की भांति जीवन बिताओ, धन का अभिमान मत करो, अच्छी पुस्तकें पढ़ो और उसे आचरण में लाओ, व्यायाम करो, डायरी लिखो, अपने स्वभाव को अपने वश में रखो और प्रतिदिन दोनों समय प्रार्थना अवश्य करो। ये उनके सिद्धांत न केवल बच्चों के लिए अपितु हम बड़ों के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और शरीर बल का आश्रय उनका ये कहना था कभी नहीं लेना चाहिए, हमें अपना साध्य सदा आत्मबल से ही प्राप्त करना चाहिए। कुल मिला के उनका जो व्यापक दृष्टिकोण था उसमें उनका ये कहना था कि जब आपके मन में ये हृदय में संदेह आए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे क्या लाभ होगा, तो आप अपनी आंखों में सबसे गरीब व्यक्ति का चेहरा याद करें और अपने मन से प्रश्न पूछें कि जो कदम उठाने का विचार आप कर रहे हैं वो उस गरीब और दुर्बल के लिए उपयोगी सिद्ध होगा या नहीं। तब आप उस काम को जरूर करें अगर उससे उसका फ़ायदा होता हो। और मैं ऐसे संविधान की रचना के लिए प्रयत्न करूंगा जो भारत को हर तरह की गुलामी से और किसी का भी आश्रित होने की भावना से मुक्त कर देगा। और मैं ऐसे भारत के लिए भी कार्य करूंगा जिससे गरीब से गरीब आदमियों को भी ऐसा लगे कि ये देश उनका भी है और उसमें किसी ऊंच या नीचे वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं होगा और किसी को कोई अन्यायपूर्ण अधिकार भी नहीं मिलेगा। और इसमें चरखा, ग्रामोद्योग, हस्तकरघा उद्योग, प्राथमिक शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण, कौमी एकता, शराबबंदी, इन सारे सिद्धांतों का इसमें प्राधान्य होगा। स्वराज्य का उनका अभिप्राय यह था कि लोक सम्मति के अनुसार होने वाला शासन। और उसमें उनका ये कहना था कि स्वराज्य की एक परिभाषा यह भी है कि हमें भूल करने की आज़ादी भी है और भूल को सुधारने का कर्तव्य भी हमें निभाते आना चाहिए। खेती को उन्होंने हमेशा ग्रामोद्योगों का आधार और उनकी बुनियाद माना। और उनका एक जो प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जानी रहे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रहे। नरसिंह मेहता जी द्वारा रचित भजन उनको बहुत प्रिय था और इस भजन को आप अगर सुनेंगे तो इसमें उनके सारे सिद्धांत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि आध्यात्मिक मूल्य, सत्य की खोज, किसी सच्चे विज्ञानी की तरह निरीक्षण और मन को खुला रखकर विश्लेषण और मूल्यांकन करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज हमारे लिए न सिर्फ प्रासंगिक हैं बल्कि अनिवार्य प्राण रक्षक भी बन गए हैं। कहा जाए कि भारत की दुनिया को सबसे बड़ी देन महात्मा गांधी हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जितना आवश्यक हो बस उतना ही उपभोग का दर्शन और यह भी कि बराबरी, सर्वधर्म संभाव, दलितों पिछड़ों का सशक्तिकरण हो और हम अपनी प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए आत्मशक्ति बढ़ाएं, न कि सैन्य शक्ति पर ध्यान दें। क्योंकि जैसे जैसे हमारा वैश्विक विकास आज हो रहा है हम आत्मिक आनंद और शांति को खोते जा रहे हैं। तब फिर सिर्फ गांधी ही व्यापक दृष्टिकोण में हमको आज प्रासंगिक लगते हैं, क्योंकि गांधी का अर्थ ही है कि सत्य की निरंतर स्वयं प्रेरित और आजीवन खोज। ये आप गांधी जी के जीवन का सार मान सकते हैं। और वो कहते थे कि सत्य का चिंतन अगर नहीं होगा तो न तो आपको उसका सत्य का बोलना होगा और न उसके अनुसार आपका आचरण होगा। और मूल चीज़ मन, वचन, कर्म तीनों की एकाग्रता है। और उनके सत्य की खोज के भी ये 3 ही सोपान हैं: आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मशोधन। ये उनका
प्रमुख सिद्धांत था। उनका ये कहना था कि हमें अपने आप से बातचीत करने के लिए समय निकालना चाहिए, अपना मूल्यांकन करना चाहिए और आत्मशोधन करने के बाद ही हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकेंगे। वो कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरी वाणी है और वाणी मेरा शब्द है, और एक तरफ से व्यक्ति की चित्त शुद्धि का प्रवाह और दूसरी तरफ से समाज की क्रांति का प्रवाह, ये दोनों विचार जब एक हो जाते हैं तो वहीं पर हम गांधी जी के विचार बना लेते हैं। और वो ये भी कहते थे कि केवल चित्त शुद्धि अकेले में नहीं चल सकती, केवल समाज क्रांति अकेले में नहीं चल सकती, दोनों को एकत्रित होना ही पड़ेगा। और गांधी जी के जीवन की हम बात करें संक्षेप में तो वो एशिया में पैदा हुए, 3 साल यूरोप में रहे, 25 साल की उम्र में वो अफ्रीका में थे 2 साल, लेकिन कुल मिलाकर 21 साल वो दक्षिण अफ्रीका में रहे और बाकी जीवन उन्होंने भारत में बिताया देश की सेवा करते हुए। राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला भी कहते थे कि भारत ने हमें बैरिस्टर गांधी दिए और अफ्रीका ने भारत को महात्मा गांधी दिया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गांधी जी ने व्यक्तिगत प्रश्नों को गौण मानकर समाज के प्रश्नों को अपना बना लिया। यह उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। और उन्होंने जॉन रस्किन की एक किताब है अनटू द लास्ट, उसका हिंदी अनुवाद भी किया और इस किताब का उन्होंने गुजराती में अनुवाद भी किया और उस किताब का नाम उन्होंने सर्वोदय रखा। सर्वोदय शब्द का पहली बार प्रयोग, जीवन में पहली बार प्रयोग गांधी जी के इस पुस्तक से ही होता है। वो कहते थे कि परिवर्तन 3 प्रकार के होते हैं, हृदय परिवर्तन, मस्तिष्क परिवर्तन और तीसरा परिस्थिति के कारण होने वाला परिवर्तन। वो ये भी कहते थे गांधी जी की भारतीय जनता के विषय में मेरी श्रद्धा ही मुझे टिकाती है और मनुष्य को मनुष्य से जो अलग करती है वो विकृति है और मनुष्य के पास जो लाती है वह संस्कृति है। व्यक्तिगत मोक्ष के बदले गांधी जी के सामूहिक साधना में रुचि थी और इसीलिए वो सामूहिक प्रार्थना किया करते थे। प्रेम के बल ने लोगों के हृदय के अंदर प्रवेश करने की मृदुता दी और ज़बरदस्त अन्याय का सामना करने की ताकत भी गांधी जी को दी। और वो साध्य के साथ साधन की पवित्रता को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे और इस बारे में उनका उस समय के कई क्रांतिकारी नेताओं से मतभेद भी था। और वो ये भी कहते थे कि सत्याग्रही को तीव्र से तीव्र, कठिन से कठिन स्वेच्छापूर्वक कष्ट सहन करने की तैयारी उसके मन में होना चाहिए। रविंद्रनाथ ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा था कि संपूर्ण भारत पूर्ण रूप से उनका अनुगामी है क्योंकि वह उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु समझता है। और अनेक भिन्न भिन्न जातियों और संप्रदायों के लोग जिस प्रकार उनके पीछे चलने के लिए तैयार हैं वो 20वीं सदी में किसी भी प्रकार से एक चमत्कार से कम नहीं रहा। तो कुल मिलाकर गांधी जी एक राजनीतिक नेता ही नहीं बल्कि वर्तमान समय के हमारे धर्माचार्य हैं और संसार के सबसे बड़े महापुरुष के रूप में एक व्यापक दृष्टिकोण में हमारे सामने आते हैं। गांधी जी ये भी कहते थे कि जिस मनुष्य की इंद्रियां वश में हैं उससे मृत्यु का भय नहीं हो सकता, वह मीठी मुस्कान से उसका सहर्ष स्वागत कर सकता है। और उन्होंने अपने जीवन में आचार परायणता के, धर्मनिष्ठा के जिस मार्ग का अवलंबन किया वह एक प्रकार से उनकी प्रवृत्ति का ही अंग है। देशबंधु चित्तरंजन दास जो राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा जी के प्रतिद्वंद्वी थे, उन्होंने भी ये कहा कि यदि हम गांधी जी की तुलना का कोई व्यक्ति देखना चाहते हैं तो वो केवल गांधी जी हैं। वो संसार के इतिहास में निस्संदेह सबसे बड़े महापुरुष हैं। आज जो महात्मा जी का विरोध कर रहे हैं कल उनको भी उन गांधी जी के सम्मुख सिर झुकाना पड़ेगा और ये हमने देखा भी है कालांतर में। कला के बारे में एक बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। गांधी जी ये कहते थे कि जो कला है उसका जीवन में बहुत महत्व है और वो ये भी कहते थे कि जीवन में वास्तविक पूर्णता प्राप्त करना ही कला है और यदि कला ने जीवन को सुमार्ग पर न डाला तो वो कला नहीं है। कला का मूल्य गांधी जी केवल सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से जांचते हुए कहते हैं कि उनके विचार में सत्य की खोज और निरूपण ही सबसे बड़ी कला है। और संगीत को वो ये मानते थे कि संगीत अध्यात्म विद्या का यानी एकाग्रता पैदा कर परमेश्वर में लय हो जाने वाली विद्या का मुख्य साधन है।
जिससे आत्मा शुद्ध हो जाती है, जिससे आत्मा शांत हो जाती है, ऐसा वो संगीत को मानते थे। और उनका यह भी विश्वास था कि ईश्वरीय ज्ञान मनुष्य को मनुष्य के प्रति घृणा का उपदेश कभी नहीं दे सकता। और अहिंसा के बारे में वो कहते थे कि झगड़ों के निपटारे के लिए अहिंसा का दूसरा नाम ही विवेक है, और परिस्थितियों के दबाव से कोई व्यक्ति अच्छा बने तो उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अच्छाई के लिए अच्छा बनना निस्संदेह उससे श्रेष्ठ है। ये उनकी एक ऐसी बात है जो आज हम सब पर लागू होती है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आज के इस दौर में जब हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार के संकट उभर रहे हैं, चाहे वो तकनीकी का संकट हो या तकनीकी से जुड़ी बुराइयां हों, या जो उपनिवेशवाद, या जो हमारे आसपास जो विश्व में जो अलग अलग लड़ाइयाँ चल रही हैं देशों के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में हम ले लें, या इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, उसमें आज गांधी जी के जो सिद्धांत हैं अहिंसा के, शांति के, सत्य के, उन्हें अंगीकार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है आज, जो साइबर टेक्नोलॉजी के युग में जन्म ले रही है, जो साइबर टेक्नोलॉजी के युग में ही तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी जीवन को आगे बढ़ा रही है, उसे भी गांधी जी की जो मुख्य सिद्धांत है वो अगर वो आचरण में लाएं और हम उनको बता पाएँ, तो मुझे लगता है कि इस व्याख्यानमाला की ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और व्यापक दृष्टिकोण में तभी हम गांधी जी के इस दर्शन को, उनके महत्व को समझ सकेंगे और उससे हम लोग लाभान्वित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके ओजस्वी विचार सदैव हमारे मानस पटल पर अंकित रहेंगे। मैं आभार व्यक्त करती हूँ कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय श्री अमृत महाजन जी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय श्री प्रतीक सोनवलकर जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय एवं अपने ओजस्वी विचारों को प्रदान कर हमारे सभी के मन में निश्चित रूप से सकारात्मक एवं सद्भाव का भाव प्रसारित किया है। मैं आभार व्यक्त करती हूँ भारतीय ज्ञानपीठ परिसर एवं ऑनलाइन जुड़े सभी आत्मीय जनों का, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को सफल बनाया। कल दिनांक 7 दिसंबर मुख्य वक्ता के रूप में हमारे समक्ष इंदौर से प्रख्यात कलाविद और इतिहासविद माननीय श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय भारतीय लोक दृष्टि एवं कला दृष्टि विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलानुशासक माननीय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा जी। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। धन्यवाद।